हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारी जीके स्पेशल सीरीज को। पिछली क्लास में हमने समझा था भारत के कुछ प्रमुख उत्सव, मेले और महोत्सव, जिसमें हमने समझ लिए थे जनवरी से अप्रैल माह तक के। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ और प्रमुख महोत्सव और उत्सव को। चलिए, बात करें मई महीने की, तो मई महीने में आयोजित होने वाले हमारे मोनलम मोनलम चेनगो महोत्सव। तो आइए समझते हैं इस मोनलम चेनगो महोत्सव को कि ये कहाँ आयोजित किया जाता है और किस उपलक्ष्य में इसको हम आयोजित करते हैं। तो विश्व शांति विश्व शांति के लिए जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, मतलब बौद्ध भिक्षु पूरे विश्व में किसी भी तरह की कोई अशांति ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, तो इसके लिए हमारे जो बौद्ध मॉन्क्स रहते हैं, जिन्हें हम बौद्ध भिक्षु भी कहते हैं, उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और ये 5 दिन का होता है। ठीक है, ये है 5 दिवसीय महोत्सव। ये कितने दिन का होता है? तो ये 5 दिन का महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बिहान मेला। बिहान मेला, ठीक है। तो बिहान मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बिहान मेला उड़ीसा में जो खोंड जनजाति होती है, खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें ये किस तरह का त्योहार है, तो यह है एक बीज उत्सव है। यह है एक बीज उत्सव है। ठीक है, मतलब इसमें फसल का जो बीज रहता है ना, उस पर मनाया जाने वाला ये एक उत्सव है। बात करें खोंड जनजाति की, तो खोंड जनजाति आदि उड़ीसा का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, हर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियां होती हैं, तो उसी क्रम में आप बात करेंगे जो खोंड जनजाति है, ये उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलो, तो इसी पे आधारित ये मेला है। सबसे बड़ी जनजाति है और साथ में यहाँ समझ लीजिए बिहान मेला क्या है, ये राज्य का सबसे बड़ा ये राज्य का सबसे बड़ा क्या है, ये आदिवासी समूह तो है ही, और साथ में यहाँ पे अपनी आदिवासी, एक मिनट इसको ऐसे लिख दीजिए, इस मेले में आदिवासियों की जो हमारी संस्कृति होती है, कि उनकी आदिवासियों की संस्कृति क्या होती है, वो हम इस मेले से जान पाते हैं। उनकी कला, उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत,
ना, मार्शल आर्ट्स, इन सभी की जानकारी हमें इस मेले से मिलती है। ठीक है ना। परंपराओं आदि की जानकारी, आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है हमारा बिहार मेला। आप देख सकते हैं इसको पूरा, कि उड़ीसा के में कोर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह एक बीज उत्सव है। तो कोर जनजाति उड़ीसा की सबसे बड़ी क्या है, ये एक जनजाति समूह है, और ये अपने संस्कृति, विरासत, मार्शल आर्ट्स, परंपराओं आदि की जानकारी इससे प्राप्त होती है। और एक चीज और, इस मेले में 40 गांव के किसान 40 गांव के किसान भाग लेते हैं। मतलब ये जो मेला आयोजित होता है तो उसमें लगभग 40 गांव के किसान सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पॉइंट, और कब शुरू किया जाता है, कि खरीफ फसल की कटाई के साथ, कटाई के साथ यह मेला शुरू हो रहा है। ठीक है, इतना याद रखिए कि जैसे ही खरीफ फसल जो होती है हमारी, उसकी कटाई होती है, उसी के साथ ये मेला आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला महोत्सव, जो कि आयोजित होता है जून में। और बात करें इस महोत्सव की, तो ये है लेवेंडर महोत्सव। चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। ये लेवेंडर महोत्सव क्या होता है। तो लेवेंडर महोत्सव तो यह है जम्मू और कश्मीर की जो भद्रवाह घाटी है, भद्रवाह घाटी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाता है, भद्रवाह घाटी में। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और बात करें ये कितने दिन का आयोजित होता है, तो यह है 2 दिवसीय महोत्सव है। ठीक है, और बात करें भद्रवाह की, तो भद्रवाह को बैंगनी क्रांति, हमने पिछली क्लास में कृषि और उससे संबंधित कुछ क्रांतियां पढ़ी, जिसमें कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति और ऐसी कई और क्रांतियां थी। तो उसी क्रम में जो बैंगनी क्रांति है, तो उसका जन्मदाता किसको माना है, जन्मदाता स्थल। ठीक है, मतलब बैंगनी क्रांति की जो स्थली है वो क्या है, वो भद्रवाह है। तो भद्रवाह को बैंगनी क्रांति का जन्मदाता स्थल माना गया है। साथ ही इसी क्षेत्र को, साथ ही इसी जगह को कृषि स्टार्टअप, कृषि स्टार्टअप का एक निश्चित स्थान, मतलब जहां पर एक नवाचार, स्टार्टअप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो आज से पहले, उस समय से पहले किसी और ने पहले नहीं किया हो। तो स्टार्टअप का मतलब एक नए तरीके से खेती करना, कृषि स्टार्टअप। तो उसका भी एक जो निश्चित स्थान है वो भी किसको माना है, भद्रवाह को माना है। तो भद्रवाह के लिए ये दोनों पॉइंट याद रखना। इसको बैंगनी क्रांति का जन्मदाता स्थल भी माना जाता है, जन्मस्थली, और इसी जगह को कृषि स्टार्टअप, ये दोनों ही पॉइंट आप इसको
अच्छे से समझ लीजिएगा। एक कृषि स्टार्टअप की जगह भद्रवाह, बैंगनी क्रांति का जन्मदाता स्थल ये भी भद्रवाह। बात करें लेवेंडर की, जो तो लेवेंडर का जो तेल रहता है, लेवेंडर तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जो एरोमा थेरेपी होती है, खुशबू वाली एरोमा थेरेपी में, साबुन में, तेल में, है ना। और जो हमारे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक, जितने भी प्रोडक्ट ब्यूटी से सौंदर्य से रिलेटेड है, उन सभी में लेवेंडर तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कुछ मोमबत्तियों और इत्र साथ में मोमबत्ती, ठीक है। कुछ कुछ मोमबत्तियों में भी लेवेंडर तेल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा लेवेंडर महोत्सव। बात करें कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह है जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में 2 दिवसीय महोत्सव है। बैंगनी क्रांति का जन्मदाता और कृषि स्टार्टअप का निश्चित स्थान भद्रवाह। लेवेंडर तेल, एरोमा थेरेपी, साबुन, तेल, और तेल नहीं आएगा यहाँ पर, ये हटा देना, ठीक है। तेल तो ये खुद ही है ना। तो एरोमा थेरेपी, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र, मोमबत्ती में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, बढ़ते हैं हमारा अगला जो है महोत्सव, ये है पहला जनजातीय खेल महोत्सव, ठीक है। आइए समझते हैं इसको कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित, ठीक है। ये कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। और अगर बात करें कि किसके सहयोग से हुआ, तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, इन दोनों ही सरकारों के सहयोग से संपन्न किया गया। मतलब इसको इसको ऑर्गेनाइज कराने में, इस खेल महोत्सव में केंद्र सरकार ने भी अपना सहयोग दिया है और राज्य सरकार ने भी अपना सहयोग दिया है। चलिए तो ये खेल महोत्सव आयोजित क्यों हो गया, तो इसका उद्देश्य था आदिवासी लोगों के बीच एकता व खेल महत्व की भावना को बढ़ाना, ठीक है। कि लोगों के बीच में एक फेयर कंपटीशन जो होता है, खेल भावना जो है इसको जागृत करने के लिए ये पहला आदिवासी जनजाति खेल महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया। चलिए अब बात करें जून, अभी हमने पढ़े जून में, तो जून में हमने हेमिस फेस्टिवल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ये भी आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि हेमिस फेस्टिवल मनाते कब है, ये जून के महीने में मनाया जाता है और इसमें मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। और बात करें कि ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, लद्दाख में इसको
मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा जो महोत्सव है चिखल कालो महोत्सव। ठीक है, तो यह महोत्सव गोवा के मार्सेल गांव में, इसको कहाँ आयोजित किया जाता है? मार्सेल, गोवा के मार्सेल गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। और बात करिए किस तरह का त्योहार है, तो यह है एक धार्मिक त्योहार है। और यह त्योहार किस चीज के बीच संबंध बताता है, तो यह त्योहार कृषक, किसान और मिट्टी, मतलब किसान और मिट्टी का जो संबंध है उसको बताने वाला त्योहार है चिकल खालो महोत्सव। यह त्योहार कृषक समुदाय और धरती माता, धरती माता, धरती माता का पोषण करने वाले के बीच गहरा संबंध बताता है। ठीक है, और बात करें कि इसका मतलब क्या था चिकल खालो, तो इसे कहा जाता है मिट्टी स्नान। चिकल खालो जो है इसका अर्थ होता है मिट्टी स्नान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा चिकल खालू महोत्सव, ये आपने देखा कहाँ पर, गोवा के मार्शल गांव में। धार्मिक त्योहार है, किस चीज के बीच में? कृषक और धरती माता को पोषण करने वाले के बीच में गहरा संबंध बताता है। बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है मिट्टी का, मिट्टी स्नान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब है एक प्रसिद्ध शक्ति स्थल अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची मेला तो असम में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ, प्रसिद्ध शक्तिपीठ जिसका नाम है कामाख्या देवी। ठीक है, कामाख्या देवी। ठीक है, में लगने वाला प्रसिद्ध मेला। ठीक है, अम्बुबाची का जो मेला है ये हमारा जो शक्तिपीठ है असम में जो स्थित है कामाख्या देवी, वहां पे लगने वाला एक प्रसिद्ध मेला है अम्बुबाची मेला, एक प्रसिद्ध मेला। और बात करें ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मंदिर, मंदिर असम के गुवाहाटी में, जो नीलांचल पहाड़ी है, नीलांचल पहाड़ी में, पहाड़ी पर, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, तो ये था, ये है अम्बुबाची मेले के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं
अगले क्रम में जो कि है मंथ है जुलाई, और हमारा त्योहार है बोनालू त्योहार। चलिए आप इसको समझते हैं। ठीक है, तो बात करें बोनालू त्योहार की, तो बोनालू बोनालू हैदराबाद के पुराने शहर में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? पुराने शहर, मतलब जो शहर शहर का एक पुराना हिस्सा जो कई सालों पहले बना होगा, वहां पे इस त्योहार को, बोनालू त्योहार जो है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें बोनालू, तो बोनालू जो है ये एक तेलुगु का शब्द है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बोनालू। ठीक है, तो बोनालू जो कि एक तेलुगु का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि बर्तन में मीठा भोजन। ठीक है, बर्तन में मीठा भोजन, बर्तन में मीठा भोजन, ये इस बोनालू शब्द का मतलब है। और ये बर्तन में जो मीठा भोजन है, यही क्या है? यही माँ, देवी माँ को दिया जाने वाला प्रसाद, को दिया जाने वाला प्रसाद। ठीक है, मतलब जो प्रसाद हमें देवी को चढ़ाना है, उसी प्रसाद को बोला जाता है बोनालू, और उनमें मीठा भोजन देवी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसका त्योहार का नाम ही पड़ गया बोनालू त्योहार। और पॉइंट है इसमें कि पारंपरिक पोशाक पहने, पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं अपने सिर पर क्या रखती हैं? बोनालू रखती है। मतलब वही जो बर्तन है जिसमें एक हिसाब से मीठा प्रसाद रखा है, वो उसको अपने सिर पे रखती है, और उसी के बाद इसी बर्तन से मंदिर में क्या लगाती है? मंदिर में भोग लगाती है। अब बात करें कि पहले और आखिरी दिन, पहले व आखिरी दिन किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये लम्मा देवी जो है, ये लम्मा देवी की आराधना की जाती है। ठीक है, मतलब इस त्योहार के पहले दिन और आखिरी दिन ये लम्मा देवी की आराधना की जाती है। ठीक है, तो ये है बोनालू फेस्टिवल। अब है चचिन चराई महोत्सव। ठीक है, ये प्रमुख रूप से वो महोत्सव है जो ग्रामीण या फिर आदिवासी प्रमुख क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, और जिनकी जानकारी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यही से बनते हैं कि इस राज्य का प्रमुख आदिवासी त्योहार कौन सा है या मेला कौन सा है। तो हमें इस चीज को बार बार पढ़ना चाहिए कि ये जो कुछ लोग, आप में से कुछ लोग इन मेले को पहली बार नाम सुन रहे होंगे, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन जब हम इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो ये हमें अपने आप याद हो जाएगा कि ये मेला इस राज्य का या इस क्षेत्र का प्रमुख आदिवासी मेला है, या एक प्रमुख पारंपरिक मेला या त्योहार है। तो इसलिए इनको बार बार आप पढ़ें। अब जैसे ये चचिन चराई महोत्सव है, तो ये अरुणाचल
प्रदेश के जो तवांग क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग क्षेत्र है, वहां पर वहां के जो स्थानीय चरवाहे हैं, स्थानीय चरवाहों के द्वारा, ठीक है, मनाया जाने वाला महोत्सव। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें चरवाहे जो हैं, जिनके मवेशी जानवर घास के मैदानों की जो घास है उसे खाते हैं, उनको हम चरवाहे कहते हैं। तो जो स्थानीय चरवाहे हैं, उन्होंने ही इस महोत्सव का नाम क्या कर दिया, चचेन जराई महोत्सव। ठीक है, याद रखना आसान। अब बढ़ते हैं अगले महीने पर, जो कि है अगस्त, और अगला महोत्सव आदि पेरुक्कू, आदि पेरुक्कू महोत्सव। ठीक है, तो बात करें आदि पेरुक्कू की, तो ये मनाते कहाँ पर है, तो भाई ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो मानसून एवं मिट्टी की, जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरकता, उर्वरकता उर्वरकता मतलब उसका जो उपजाऊपन है, उसका सम्मान करने के लिए। मतलब एक हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि हमारे देश में मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे, समय पर मानसून आ जाए तो उसके प्रति हमारा जो आदर रहता है, उसको लेकर मना हुआ जो उत्सव है वो है आदि पेरुक्कू महोत्सव, जो कि आयोजित होता है तमिलनाडु में। तो जिस समय ये महोत्सव आयोजित होता है, तो यह है बीज बोने एवं कई प्रकार की वनस्पति वनस्पति उगाने का एक उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो त्योहार है, ये जो महोत्सव है, ये हमारे मानसून और मिट्टी के प्रति जो हमारा आदर भाव है, जो हमारा सम्मान है, उसको हम इस महोत्सव के थ्रू क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आदि पेरुक्कू उत्सव। आगे बढ़ते हैं, सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने में लगने वाला पितृपक्ष मेला, और जैसा कि जानते ही आप, पितृपक्ष मेला जो है वो बिहार के गया में लगता है। ठीक है, पितृपक्ष मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, यह बिहार के जो गया शहर है यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और बात करें गया जी की, तो गया जी को मोक्ष की नगरी, मोक्ष की नगरी, इसको मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, गया जी को क्या कहा जाता है, इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में पितृपक्ष के समय, है ना, मतलब पितृपक्ष के समय बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे धर्म में कि बिहार के बोध गया में लगता है, ये तो आप समझ गए। और इसको क्या बोला जाता है, मोक्ष की नगरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से जो पूर्वज है उन्हें किसकी प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जो पितृमोक्ष पितृपक्ष जब हमारा चलता है 15 दिन का, तो उस समय बिहार के जो गया में बहुत बड़ी संख्या में लोग पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, अब सितंबर में ही एक और महोत्सव जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हमें समझना जरूरी है, हमने पढ़ा था नुआखाई फेस्टिवल। ठीक है, बात करें कि ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसको किस महीने के हिसाब से मनाते हैं, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये मनाया कब जाता है, सितंबर में। और हमने ये भी समझा था कि नुआ और खाई ये दो अलग अलग शब्द हैं। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। ठीक है, और ये जो त्यौहार है ये कब मनाया जाता था, जब उड़ीसा के किसानों की धान की फसल तैयार हो जाती थी, उस खुशी में, फसल तैयार होने की खुशी में वहाँ के लोग नुआखाई फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, ये सितंबर में मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की। एंथोरियम हमारा अगला महोत्सव है, एंथोरियम। तो यह है मिजोरम राज्य का सबसे लोकप्रिय महोत्सव है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यह मिजोरम राज्य का सबसे लोकप्रिय महोत्सव है और इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको बनाने से इस जो मिजोरम राज्य है उसके टूरिज्म में, उसके पर्यटन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, मतलब उसका इजाफा हो रहा है। तो उसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब दक्षिण भारत का एक और प्रसिद्ध बथुकम्मा त्योहार। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि बथुकम्मा त्योहार जो है ये क्या होता है और कब आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बात करें कि यह कहाँ मनाते हैं, तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और क्या है इसके उपनाम, इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, इसे फूलों का त्योहार भी
कहा जाता है। ठीक है, तो बात करें फूलों का त्योहार किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे फूलों का त्योहार है बथुकम्मा, बथुकम्मा फेस्टिवल। चलो बात करें ये कितने दिन का, तो यह है 9 दिवसीय महोत्सव है और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और बात करें इस उत्सव की, तो इस उत्सव में महिलाएं क्या करती हैं, जो बथुकम्मा है, बथुकम्मा, ठीक है, बथुकम्मा बनाती है और इसी बथुकम्मा को ये बथुकम्मा फूलों से बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, बथुकम्मा मतलब एक बड़ी सी टोकरी रहती है जिसे बथुकम्मा बोला जाता है, तो ये फूलों से बनाई जाती है और इसी बथुकम्मा को माता गौरी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, पूजा जाता है, मतलब जो इनके सिर पर एक बड़ी सी जो बास्केट हम कह सकते हैं, डलिया जिसको हम कहते हैं, वो फूलों की बनी रहती है, उसी को बोला जाता है बथुकम्मा, जो कि फूलों से बनाई जाती है और इसी बथुकम्मा को क्या माना जाता है, देवी गौरी। ठीक है, और इसी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये था हमारा बथुकम्मा त्योहार, जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अब एक और शब्द है, जैसे ये बथुकम्मा जो है, बथु बथुकम्मा जो है, इसका अर्थ क्या होता है, तो बथुकम्मा का अर्थ होता है देवी को बुलाना। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि ये बथुकम्मा शब्द का अर्थ होता है देवी को बुलाना। ठीक है, ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नवंबर में ही एक मेला जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि है पुष्कर मेला। बात करें इसकी, कहाँ लगता है, राजस्थान में। और हमने क्या समझा इसके बारे में कि ये कार्तिक कार्तिक एकादशी के समय लगता है, ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान में लगता है और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नवंबर महीने में ही लगने वाला हमारा अगला महोत्सव है, जिसका नाम है बांग्ला महोत्सव। चलिए अब बांग्ला महोत्सव के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं कि बांग्ला महोत्सव क्या होता है। तो यह है मेघालय का प्रमुख महोत्सव। बात करिए किस राज्य में मनाया जाता है बांग्ला महोत्सव, तो बांग्ला महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है और यह है मेघालय राज्य का प्रमुख महोत्सव है। और वहाँ की जो गारो जनजाति है, गारो गारो जनजाति के प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार में से एक। ठीक है, त्योहारों में से एक। वहाँ पे एक प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है, गारो जनजाति, मेघालय में। तो उसी गारो जनजाति के प्रमुख त्योहारों में से एक है कौन सा, हमारा बांग्ला महोत्सव।
इसे हम इसे 100 ड्रम उत्सव, ठीक है, 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह वह उत्सव है, यह है वह उत्सव है इस उत्सव पर जनजाति लोग इस समय पे क्या करते हैं, जो जनजाति के लोग जो है रहते हैं ना, अ, कौन सी जनजाति हमारी? गारो जनजाति के लोग। तो ये अपने आराध्य देव को खुश करने के लिए क्या करते हैं? तो ये अपने जो देव हैं साल लोग, ठीक है, साल लोग जो इनके देव हैं, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सूर्य देव को, ठीक है। तो ये साल लोग जो सूर्य देव कहलाते हैं, इन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं, ठीक है, बलि दी जाती है, ठीक है। तो ये जनजाति लोगों की मान्यता है कि इनके जो देव हैं सालुलोंग देव, जो कि सूर्य देव है, तो इनको प्रसन्न करने के लिए क्या देते हैं? ये बलि देते हैं। बात करते हैं अगले महोत्सव की, जो है लोकू महोत्सव, ठीक है। तो समझते हैं अब लोकू महोत्सव को। तो लोकू महोत्सव का है, यह है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की जो नोक्टे जनजाति है, नोक्टे जनजाति, तो इस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये महोत्सव नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बात करें ये किस तरह का त्योहार है, तो यह एक फसल उत्सव है, मतलब फसल पकने की खुशी में ये महोत्सव मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से जनजाति लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। लोकू महोत्सव के अरुणाचल प्रदेश की नोक्टे जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, और ये है क्या है? एक फसल महोत्सव है। अब बात करते हैं अल्पासी महोत्सव की। अल्पासी महोत्सव, ठीक है, लिख लीजिए इस अल्पासी महोत्सव को। ये अल्पासी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो बात करें अल्पासी महोत्सव की, तो यह महोत्सव तिरुअनंतपुरम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम के प्रसिद्ध मंदिर, तिरुअनंतपुरम जो है ये केरल राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसका नाम है पद्मनाथ स्वामी श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। तो यहीं पर यह आयोजित किया जाता है, यहीं पर ये महोत्सव है हमारा अल्पासी महोत्सव, ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये तिरुवनंतपुरम के पद्मनाथ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। और बात करें तो यह मंदिर प्रसिद्ध भारत के
भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, में से एक है। ठीक है, बात करें पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, तो यह मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं कि यह क्या है। तो यह एक वार्षिक अनुष्ठान है, यह एक वार्षिक अनुष्ठान है, मतलब हर साल ये किया जाता है, जिसमें देवी देवताओं को क्या किया जाता है, देवी देवताओं को स्नान कराकर, स्नान कराकर यात्रा निकाली जाती है। जैसे रथ यात्रा निकलती है, वैसे ही यहाँ पर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद उनकी यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा अल्पाशी। और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो यात्रा मंदिर से शंभु समुद्रम, शंभु समुद्रम जो तट है, मतलब वहाँ पे एक तट है, किनारा शंभु समुद्रम, तो मंदिर से शंभु समुद्र तट तक जाती है। तो यहाँ तक ये यात्रा होती है, हमारे मंदिर से शंभु समुद्रम तट तक ये यात्रा की जाती है। ये है अपना अल्पासी महोत्सव। अब बात करते हैं दिसंबर महीने की, और दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव क्या है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, इसे त्योहारों का त्योहार, इसे क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप इसे याद रखिए कि त्योहारों का त्योहार किस फेस्टिवल को कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। बात करें तो ये आयोजित कहाँ होता है, तो नागालैंड के कोहिमा, कोहिमा के पास किसामा, किसामा में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोजित होता है कि नागालैंड के कोहिमा के पास किसामा में, किसामा में आयोजित होता है, किसामा में आयोजित होने वाला ये वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव है। ठीक है, चलिए, तो यह त्योहार क्या है, तो यह महोत्सव राज्य की, राज्य की जो विभिन्न जनजातियां हैं, राज्य की विभिन्न जनजातियों की जो संस्कृति होती है, कि हर जनजाति की एक अपनी ही अलग संस्कृति है, तो इन इसमें जो अलग अलग जनजातियां हैं, उन सभी जनजातियों की संस्कृति का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी अलग अलग जनजातियां होती हैं, उन सभी जनजातियों की जो अलग अलग संस्कृति होती है, उस संस्कृति का मिश्रण पाया जाता है। और साथ में संस्कृति के साथ साथ क्या मिलता है, तो जनजाति संस्कृति के साथ वहाँ की कला, वहाँ का भोजन और वहाँ की परंपराएं। ठीक है, कला, भोजन, परंपराएं, संगीत,
तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखने को मिलता है इसमें हॉर्नबिल महोत्सव में। देख लीजिए आप इसको। तो ये था हमारा महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे हमने समझा। तो आई होप आपको सब समझ में आए होंगे। हमने डिस्कस की पूरे मेले और उत्सव जनवरी से लेके दिसंबर माह तक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। धन्यवाद।